कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 6 पर हम चल रहे थे। इक्विलिब्रियम स्टेट हमने कर लिया था और फिर उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम लॉ की जो इक्वेशन थी वो भी हम लोगों ने कर ली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्विलिब्रियम स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमने फाइनली ये डिसाइड किया था कि के सी बराबर है सी कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, जो कि प्रोडक्ट कहलाता है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो ब्रैकेट के ऊपर स्मॉल सी डी ए भी है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूले में पावर बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने के सी के 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर के सी जो है वो 1 है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन आपकी बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि डायनामिक पोजीशन स्टार्ट हो चुकी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए जा रहा है, इसलिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन चुका है। अगर हम ये देखते हैं दूसरी कंडीशन में है कि केसी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट का मटेरियल ज्यादा है, रिएक्टेंट का मटेरियल कम है। तो ऐसी सूरत में इक्विलिब्रियम स्टेट तो नहीं हुई। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दो बिल्डिंग के दरमियान आपने एक रस्सी के ऊपर चल रहे हैं और एक तरफ आपका अगर बैलेंस ज्यादा हो रहा है, आप सीधे हाथ की तरफ गिर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उल्टे हाथ की तरफ ज्यादा जोर लगाएंगे। तो ऐसी सूरत में जब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा है, केसी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट को ज्यादा बनाना शुरू करेगा। और इसी का उलट होगा आपका पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी सब हेडिंग आती है। वो सब हेडिंग ये है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, कलर मैं जरा चेंज करूं, वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि केसी जिसको हम कहते हैं, लेकिन किसी गैस वाली रिएक्शन का। ठीक है, गैसियस रिएक्शन का। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब हम ये कहें कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस स्टेट, जब हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन गैसियस स्टेट में है तो क्या होगा, देन देयर पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैस है भाई आपस में टकराएंगी तो वो प्रेशर डेवलप होगा, तो इसलिए फिर हम उसका जो प्रेशर होगा उसको हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि फिर हम जो ये जैसे कि सॉरी मैंने यूँ लिख दिया, जैसे कि हम ए और बी की कंसंट्रेशन यूज करते थे ना, तो फिर हम उस कंसंट्रेशन की जगह उसका प्रेशर यूज करेंगे। तो फिर आपकी जो के सी की इक्वेशन है वो ये थी कि कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी। सही है, तो ये जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गैसियस स्टेट में। फिर ये केसी बन जाएगा आपका केपी। ठीक है बेटा, केसी क्या बन जाएगा, केपी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेकिन प्रेशर में। ठीक है, और फिर ये जो आपका है सी जो है ये आपका बन जाएगा पीसी। ठीक है, और ये जो आपका डी है ये बन जाएगा पीडी, बल्कि मैंने इसको जरा यू कर दिया पीडी, और डिवाइडेड बाय पीए और पीबी। ये पी फॉर क्या है, आपके पास ये इसका प्रेशर है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम यही है, आप यहाँ लिख दें भले, वेयर पी ए पी बी पी सी एंड पी डी आर दी पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर, एक छोटा सा टॉपिक आता है, अगर ये आपका शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो फिर आप परेशान मत होइएगा, तो ये आपका इस तरीके से ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है भाई,
तो इसी को इतने परेशान वाली हो रही बात नहीं है। हाँ, अब जो आपका एक रेगुलर टॉपिक आता है वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। जरा हम ये देख लें कि हमारे पास ये टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। लॉ ऑफ मास एक्शन में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, ये कर लेते हैं हम टॉपिक ना, ये बाकायदगी से हमारा एक बड़ा टॉपिक है ये। रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, ठीक है, इनके दरमियान रिलेशनशिप। और ये बात याद रखिएगा, इनके दरमियान रिलेशनशिप 3 किस्म के होंगे। पहला, केपी बराबर है केसी के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो गैसियस रिएक्शन का बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, केसी के। दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि केपी जो है वो ग्रेटर देन केसी है, यानी कि केसी छोटा होगा केपी बड़ा होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि केपी जो है वो इज लेस देन केसी। अब हम इन तीनों कंडीशंस को जरा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ये जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था ना, जो 3 कंडीशंस थी ये वाली, केसी बराबर है 1, केसी ग्रेटर देन 1, केसी लेस देन 1, बस बिल्कुल सेम यही टॉपिक है, बस दूसरे स्टाइल में, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड हम जानते हैं एज वी नो, हम जानते हैं दैट केसी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये बात तो हमने पढ़ ली थी ना, ठीक है। अब अगर समझें, सपोज करें कि केपी इज इक्वल टू केसी है, इसका मतलब है दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है, यानी कि केपी भी 1 आ रहा है, केसी भी 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिख दे देते हैं इफ देयर इज नो चेंज इन रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में क्या चीज होगी हमारे पास, वॉल्यूम, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या चीज होगी भाई, वॉल्यूम, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास केपी भी 1 होगा। भाई देखें, हमने जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था उसमें केसी 1 कब आ रहा था, जब इक्विलिब्रियम स्टेट थी, और इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगी, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के वॉल्यूम अगर बराबर हैं तो ऐसी सूरत में केपी भी 1 होगा, वही केसी के बराबर, तो हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी आप एग्जांपल यू ले लें कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है H2 प्लस I2, ये हमने रिवर्सेबल रिएक्शन है, और ये बन रहा है 2HI। गौर से देखें, यहाँ H जो है वो 1 मोल है, H के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 1 मोल है। तो इसका क्या है, वॉल्यूम जो है वो 1 मोल वॉल्यूम है, इसका भी 1 मोल वॉल्यूम है, और इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसका 2 मोल वॉल्यूम है। तो गौर से देखें, रिएक्टेंट के 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 2, तो मैं कह सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 2, है ना भाई। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाय 2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एंड द आंसर इज 1, ठीक है। तो केपी जो है वो आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका केपी 1 कब होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के वॉल्यूम इक्वल हों, ठीक है। अब केपी ग्रेटर देन केसी कब होगा, जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो आपने केसी के अंदर 0.2 पढ़ा था। मिसाल के तौर पे आप इक्वेशन लें, अगर मैं अमोनिया के 2 मोल लेता हूं तो मुझे नाइट्रोजन गैस मिलती है और 3 मोल मुझे हाइड्रोजन के मिलते हैं। तो यहाँ आप देखें 2 वॉल्यूम है, यहाँ 1 मोल वॉल्यूम है, यहाँ 3 मोल वॉल्यूम है, तो टोटल आप देखें क्या हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आपका 2 आ रहा है, सही है। केपी का आपका आंसर 2 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि केपी इज ग्रेटर देन केसी, क्योंकि केसी जो इक्विलिब्रियम स्टेट में 1 होता है। अब यहाँ देखें 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है केपी ग्रेटर देन हो गया। तो ये कब होगा, जब आपके पास प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। और तीसरा है केपी लेस देन कब होगा,
जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लें, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल लिए और ऑक्सीजन गैस के साथ इसको हमने रिएक्ट करवाया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल बन जाते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 मोल वॉल्यूम है और यहाँ 1 मोल वॉल्यूम है और प्रोडक्ट में आपको 2 मोल वॉल्यूम के बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट है आपका 3, प्रोडक्ट का है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या हुआ, ये आपका बन जाएगा 0.63। इसका मतलब है Kp जो है वो लेस देन Kc है, क्योंकि Kc का स्टैंडर्ड आप 1 देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सर आपने यहाँ 3 क्यों लिखा है नीचे? क्या दोबारा बेटा? समझाइएगा ये वाला पॉइंट। ये मैंने 3 दोबारा समझाइएगा। ये मैंने 3 यूं लिखा है क्योंकि मैं एक फार्मूला लेके चल रहा हूँ ना, Kc वाला। Kc का फार्मूला क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नहीं सर ये नहीं, मैं कह रहा 3 की वैल्यू आई किसी मतलब प्लस करा आपने 2 और 1 को, वॉल्यूम को। ये मैंने 2 और 1 को प्लस करा है, तभी तो 3 हुआ। इधर देखें, यहाँ मैंने 4/2 क्यों लिया? क्योंकि मैंने 3 और 1 को प्लस किया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp जो है ये आपके 3 है। या तो Kp Kc के बराबर होगा, ऐसी सूरत कब होगी? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। या तो Kp बड़ा होगा Kc के, और ऐसा कब होगा? जब प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। और अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर तीसरी कंडीशन आ जाएगी, Kp लेस देन Kc होगा। ठीक है बेटा, ये असल में टॉपिक जो है वो आसान है अगर आपने इससे पहले वाला टॉपिक जो है वो पढ़ा हुआ है। अच्छा, ऑल क्लियर? तो फिर आगे बढ़ें, जल्दी से बताएं, किसी को कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पर? नहीं सर। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ओके आमना सेज नो क्वेश्चन, ओके। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है determination of equilibrium constant, जिसको हम Kc कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमें जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है वो बाकायदगी से हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, कि ये किस तरीके से बन रहा है, कैसे हो रहा है, अब हमने इसको जरा फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले जो है वो एक हेडिंग लेंगे। अब तक तो हमने आपको एक फर्जी रिएक्शन में समझाया था ना, अब हम आपको बाकायदगी से एक प्रॉपर रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इथाइल एसीटेट रिएक्शन। ठीक है, इथाइल एसीटेट जो है वो हमारा एक केमिकल कंपाउंड है। अब इस इथाइल एसीटेट रिएक्शन से जो है वो हम क्या करते हैं, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझाते हैं। ठीक है, अब जरा पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देते हैं इसको। नंबर 1, हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो होगा एसिड और अल्कोहल के दरमियान, एसिड एंड अल्कोहल के दरमियान, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन का मतलब कि ईस्टर नामी केमिकल कंपाउंड बनेगा। ठीक है भाई, जिसको हम इथाइल एसीटेट भी कह रहे हैं। चलिए ये रिएक्शन बना के देखते हैं। अल्कोहल लेते हैं हम C2H5OH, इसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। और एसिड ले लेते हैं हम कोई सा भी, चूंकि हम ये ऑर्गेनिक रिएक्शन कर रहे हैं और इथाइल एसीटेट रिएक्शन कर रहे हैं, तो लाजिम सी बात है मैं एसिड दूंगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सिरके में पाया जाता है ये एसिड, एसिटिक एसिड। चूंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम कर रहे हैं तो लाजिम सी बात है रिएक्शन हमारा टू साइडेड होगा, रिवर्सेबल होगा। ये हमने अपने पहले ही टॉपिक में पढ़ लिया था कि इररिवर्सिबल रिएक्शन की इस चैप्टर में कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है,
अब लाजिम सी बात है, इन दोनों के मिलने के बाद ईस्टर तो लाजिम बनेगा, क्योंकि अभी हमने कह दिया कि ये रिएक्शन ईस्टरफिकेशन कहलाता है, यानी कि ईस्टर लाजिम बनेगा। ईस्टर किसे कहते हैं? जिसमें जो है वो 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन, ठीक है। CH3 COO C2H5, ये हमारा ईस्टर कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है जिसको हम कहते हैं वाटर, ठीक है भाई। अब आप ये देखें, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम इसको स्लो आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं, ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, कि ए जो है, सही है, वो क्या है? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। और बी जो है वो है मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं इसको यहां यूं कर देता हूं ना, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। ये आ गया आपका इथाइल अल्कोहल और ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हो क्या रहा है, both the reactant react together, ये आपस में मिल रहे हैं इन अ फ्लास्क। हमने एक फ्लास्क ली और इस फ्लास्क के अंदर हमने ए और बी दोनों रिएक्टेंट को मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद अब क्या हुआ, हमारा केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, है ना भाई। रिएक्टेंट जब मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन शुरू होता है ना। अब दूसरी बात क्या हुई कि आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये फ्लास्क के अंदर क्या हो रहा है, अब इक्विलिब्रियम स्टेट बनना शुरू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, पिप इट आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द फ्लास्क, ठीक है जी। हमने ये फ्लास्क ली, फ्लास्क लेने के बाद ए और बी को जब हमने मिलाया तो फिर सी और डी बन गया और इस रिएक्शन के दौरान इक्विलिब्रियम स्टेट कायम हो गया, रिएक्टेंट